अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया पे आप शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है। तो अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारक साहब बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ जी लें और टीवी पे जो आप जी सुन लें। तारक साहब मेरे दो तीन मेरे क्वेश्चन है। जी जी मेरी वाइफ जी पाकिस्तान से आई है स्पोज वीजे पे। जी। मैं ब्रिटिश हूँ, बच्चे भी हमारे दो ब्रिटिश। तो मेरी इनकम जो बनती है वो तकरीबन 1,000 ना कम होती है 18,600 में से। तो वो प्लीज कैलकुलेट करके कभी बता दें अभी, या अगर हो सके प्लीज वो कुछ सेविंग शो करना हो तो कितनी सेविंग इसमें बनती है। 1,000 पाउंड कम है जी में से जो अपनी इनकम होती है जो इनकी रिक्वायरमेंट है 18,600। जी और दूसरा सवाल ये है कि कितनी भी फीस जमा कराना पड़ती है, जो भी गवर्नमेंट अभी जो करंट फीस है इनकी इस स्पोज वीजे के लिए वो कितनी बनती है। जी तो प्लीज यार ये भी साथ बता देंगे, अगर अल्लाह ना करे कोई वीजा कोई गड़बड़ होती है या जैसे नहीं देते तो 10 ईयर्स के रूट पे अगर डालते हैं वो इसी फीस में से डालते हैं या फिर नया केस हमें जमा कराना पड़ता है या नए सिरे से फीस भी देना होगी। जी और इसके अलावा ये है कि मैंने ये साथ ये भी पूछना था कि जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड केस जब हम जमा कराते हैं तो हमारा जुलाई में 27 जुलाई को वो एक्सटेंड अपना चाहिए वीजा, नया कार्ड खत्म हो रहा है ना 27 जुलाई को इसी साल। तो हम 5-6 जुलाई को ये सिंटर करा सकते हैं उसी महीने 5-6 जुलाई को, क्योंकि हमारी फिर वो वेज स्लिप वगैरह सारी क्लियर हो जाएंगी तकरीबन जो हमारे काम कर रहे हैं हम। ये प्लीज मैं फोन बंद करता हूँ तो मेहरबानी करके आप प्लीज टीवी पे बता दें। थैंक यू जी, बिल्कुल थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ तो इजी रहेगा, क्योंकि पहली वाली बात पे थोड़ा मैं ज़्यादा बता दूंगा आपको। तो जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशन डालने की, स्टैंडर्ड रूल ये होता है कि जब आखिरी 28 डेज़ रह गए होते हैं तो लोग नॉर्मली अप्लाई करते हैं। कुछ लोग 2 महीने पहले कर लेते हैं, कुछ 3 महीने पहले कर लेते हैं। तो कोई इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो 28 दिन पहले वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब इससे पहले कि मैं आपके एक और सवाल का जवाब दूं, यहाँ मैं एक जिक्र करता हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों को परेशान होते हुए मैं देखता हूँ कि जी हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है और हमारा एम्प्लॉयर अब हम पे प्रेशर डाल रहा है कि जी हम आपको काम नहीं देंगे बिकॉज आपके पास वीज़ा नहीं है। तो देखें, कानून थोड़ा सा चेंज हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको होम ऑफिस ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉई एप्लीकेशन डालता है इन टाइम और आपको उस एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर दे देता है, तो हमारे पास आके, यानी कि एम्प्लॉयर्स को होम ऑफिस ने बोला है कि हमारे पास आके एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस हमारी इस्तेमाल करें। इट्स वेरी क्विक, एक दिन में वो जवाब देते हैं, जिसमें हम आपको सर्टिफिकेट देंगे उस बंदे की एप्लीकेशन चेक करके कि उस एप्लीकेंट को काम की परमिशन है, और वो काम की परमिशन आपके पास वैलिड है 6 महीने के लिए। तो ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मुझे अक्सर फ़ोन करते हैं, जी हमने एप्लीकेशन डाली है, हमारा एम्प्लॉयर हमें बहुत तंग कर रहा है कि जी हमें कोई काम की परमिशन ला के दो। वो आपका काम अब नहीं है, वो आपके एम्प्लॉयर का काम है, जिसको एम्प्लॉयर चेकिंग सर्विस बोलते हैं। लेकिन बिल्कुल आप एप्लीकेशन 28 दिन पहले, 10 दिन पहले, टेक्निकली आप उस दिन जिस दिन वीज़ा ख़त्म हो रहा है उस दिन भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है उस तरह ना करें। जहाँ तक बात होती है, बिल्कुल अगर आप 5 ईयर रूट पे एप्लीकेशन डालें और किसी वजह से 5 ईयर रूट आपका क्वालिफाई नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली होम ऑफिस 10 ईयर रूट की भी एलिजिबिलिटी को देखता है। जिस तरह अक्सर लोग जिनके पास बच्चे होते हैं वो 5 ईयर पे डालते हैं और किसी वजह से उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, बाकी कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही, तो वो आपसे दोबारा फ़ीस नहीं मांगते। अगर आप 10 ईयर रूट पे क्वालिफाई करते हैं तो वो आपको खुद ही 10 ईयर रूट पे स्विच करके वीज़ा दे देते हैं, तो उसके लिए अलग से एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जिक्र किया कि इस वक्त एक्सटेंशन एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। बिल्कुल कुछ लोगों को थोड़ा शॉक भी लगता है, लेकिन मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था कि फ़ीस बढ़ी है, क्योंकि अब मैं बॉल पार्क फिगर राउंड ऑफ कर लेता हूँ कि अब ऑलमोस्ट 2600 पाउंड्स फ़ीस है कोई भी फैमिली प्राइवेट लाइफ एप्लीकेशन या ये जो एक्सटेंशंस होती हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि जो IHS सरचार्ज है वो ऑलमोस्ट 1560 पाउंड हो गया। फ़ीस ऑलमोस्ट ऑन इट्स ओन 1100 पाउंड, राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, तो इस तरह 2600 पाउंड रफली बन जाते हैं।
तो राउंड अबाउट दैट फिगर। फिर आपने बोला कि तारिक भाई मेरा जो डेफिसिट है वो 1000 पाउंड का इनकम से, तो मुझे कितनी सेविंग चाहिए। तो जो सेविंग का फॉर्मूला है वो ये है कि जो डेफिसिट का फिगर है उसको आपने 2.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 बनेगा और उसमें 16000 ऐड करना है। तो 16000 जब 2500 में ऐड होगा तो 18500 बनेगा और ये पैसे आपके पास 6 महीने तक आपके अकाउंट में होने चाहिए। सो दिस इज़ जो सेविंग का फॉर्मूला है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारिक भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग यार। आई होप आप भी बिल्कुल ठीक ठाक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई मेरे एक सवाल है जी। मैंने ये पूछना था कि मैंने अपनी वाइफ का ना वीज़ा अप्लाई करना है। तो मेरी जो एक कंपनी है जिसमें मैं कोई 3 या 4 साल से ना एम्प्लॉय हूँ, जी। तो वो मुझे 30 आवर समटाइम दे देते हैं, समटाइम 20 दे देते हैं, समटाइम जो है ना वो 40 भी दे देते हैं। जी। लेकिन पिछले साल अप्रैल से ना वो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भी रजिस्टर्ड हूँ। जी। तो मुझे एक दोस्त ने बताया है कि तुम ऐसा करो कि इस साल अप्रैल के बाद ना अपनी वो टैक्स रिटर्न जमा करवा के ना, जी। तो वो P60 जब तुम्हारा आ जाएगा ना तो उसको और उस दोनों इनकम्स को मैच करो। जी। तो देख के तुम्हें पता चलता है अगर वो 18,600 से वो ऊपर चले जाती है तो देन यू कैन अप्लाई। जी। लेकिन मैंने सुना है कि वो लास्ट 6 मंथ की जो है ना वो हमें पे स्लिप्स चाहिए होती है। जी। तो मुझे जरा इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अगर मैंने अप्लाई करना है तो मैं किस तरह करके कर सकता हूँ अप्लाई, कि वो मुझे एम्प्लॉय से ही 6 मंथ की पे स्लिप्स लेनी पड़ेगी और उसमें 18,600 इनकम शो हो, या कि जिस तरह मैंने बोला है वो सेल्फ एम्प्लॉयड को और जॉब को मैं मिक्स करके तो मार्च के अप्रैल के बाद अप्रैल में या मई में मैं अप्लाई कर सकता हूँ जो है ना अपनी वाइफ का स्पाउस वीजा। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच आपके सवाल का। देखें सबसे पहले, थैंक यू भाई आपके सवाल का। सबसे पहले जो मैं 2 चीज़ें जनरली आपको बताने लगा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपके बताने लगा हूँ मैं कि किस तरीके से वो असेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को, और सेकंड बताने लगा हूँ किस तरीके से वो असेस करते हैं एम्प्लॉयमेंट इनकम को। लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात है पीरियड की। तो जब मैं ये बातें बोलूँगा एंड में हम पीरियड पे आएंगे। पहले करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात। होम ऑफिस कहता है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो हम आपका टैक्स रिटर्न देखेंगे। यानी कि आपको पता है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों कि अप्रैल टू अप्रैल उनका टैक्स ईयर होता है, लेकिन उनके पास 31 जनवरी तक टाइम होता है अप्लाई करने का। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम बैठे हुए हैं फरवरी में, तो अभी अभी ज़्यादातर लोगों ने 31 जनवरी को अपना ईयर एंड 2020 फाइल कर दिया होगा। तो अगर कोई अभी अपने स्पाउस के लिए अप्लाई करता है तो ज़्यादातर वो लोग 2020 ईयर एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसी पीरियड को फरवरी से उठा के से हम जून में चले जाते हैं, लेट्स से जून 2021, तो 2 ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं कि या तो आप अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक का टैक्स रिटर्न उठा लें अगर आपने फ़ाइल कर दिया, बिकॉज अप्रैल से लेके जनवरी तक आपके पास टाइम होता है फ़ाइल करने का। लेकिन अगर आपने फ़ाइल नहीं किया है तो आप 19 वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये एक टेक्निकल चीज़ है जो आपको देखनी पड़ती है सेल्फ असेसमेंट के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो होम ऑफिस ये कहता है कि जो पीरियड है एम्प्लॉयमेंट का वो हम एप्लीकेशन से पीछे लेंगे। यानी कि जिस दिन को आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उससे पीछे या 6 महीने जाएंगे या 1 साल जाएंगे। अब मैं क्यों कहता हूँ यह पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यहाँ एप्लीकेशन डाल रहे हैं और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो होम ऑफिस सिर्फ आपका टैक्स ईयर एंड देखेगा। तो अगर ईयर एंड आपका यहाँ अप्रैल में आता है और अभी हम इधर हैं कहीं, तो वो बस इसको काउंट करेगा। लेकिन जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो पीरियड जुड़ जाता है एप्लीकेशन के साथ, यानी कि होम ऑफिस डेट ऑफ एप्लीकेशन से पीछे जाता है। अगर आप फिक्स्ड सैलरी पे हैं तो 6 महीने, अगर सेम एम्प्लॉयर के साथ आप 6 महीने से मिनिमम है, या अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग सैलरी है और आप 6 महीने से कम एक एम्प्लॉयर के साथ हैं, वो पूरे 1 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। तो ये पहली तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी थी कि पीरियड कहाँ से शुरू होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, पीरियड कहाँ से शुरू होता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का पीरियड शुरू होता है एप्लीकेशन के साथ जुड़ के। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो पीरियड है उसका एप्लीकेशन की डेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो टैक्स ईयर आपका देखते हैं। कुछ लोग का टैक्स ईयर अप टू डेट होता है, कुछ का प्रीवियस होता है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़।
अब आ जाते हैं जहाँ आप बात करें कि तारिक भाई मैं किस सूरत में अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम को एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ जोड़ सकता हूं। तो उसमें होम ऑफिस कहता है कि सिर्फ आप उस सूरत में जोड़ सकते हैं अगर दोनों का पीरियड एक है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि जी ये मेरा अप्रैल तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और अप्रैल के बाद अप्रैल तक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जी ये मेरी एम्प्लॉयमेंट है, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मैं अपनी इनकम पूरी करता हूं। होम ऑफिस कहता है नो, आप ये नहीं कर सकते, आपको सेम पीरियड ऐड करना है। तो एज लॉन्ग एज आपका एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पीरियड एक है तो डेफिनेटली आप उसको अपनी इनकम को शो करने के लिए ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि कुछ अर्सा पहले एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक चीज़ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के अंदर होम ऑफिस ने ऐड कर दी थी, जिसमें होम ऑफिस ने ये भी कहा हम वेरियस अदर चीज़ें भी देखेंगे। अगर आप अपनी इनकम को प्रपोज ये करें कि मैं फ्यूचर में मीट कर लूँगा, ये मेरी प्रॉब्लम्स हुई और मैं मीट नहीं कर सका, तो वो भी डिस्क्रेशन है होम ऑफिस के ऊपर कि उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये वही बात है कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, वो आपके कागजात देख के आपको फ़ौरन बता देंगे कि किस सिनेरियो के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जो मैंने क्लेरिफाई करना था, अक्सर लोग ये बात को समझ नहीं पाते कि पीरियड एक होना चाहिए। आप एम्प्लॉयमेंट को उठा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को उठा के उनको कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक पीरियड होना चाहिए, रेलिवेंट पीरियड शुड बी द सेम। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब। जी अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। अच्छा तारिक साहब, ऐसा है कि सितंबर में मेरे घर जो है ना चोरी हो गई थी और मेरा जो है डेफिनेट का वो बायोमेट्रिक कार्ड मेरा चोरी हो गए थे जी। तो सर मैंने 10 सितंबर को अप्लाई किया था बायोमेट्रिक कार्ड, और उसके बाद जो है 15-16 दिन बाद मुझे पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। मेरे ऊपर एक फॉल्स एलिगेशन था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं क्लियर हो गया हूँ। तो उसके बाद वो IDV जो होता है कोई लिंक, वो उन्होंने भेजा था जहाँ मैंने अपने पेपर भी डाउनलोड किए थे, और सिर्फ जो है ना वो तस्वीर उन्होंने मांगी थी, फेस, फिंगरप्रिंट तो कोई नहीं से मांगे जी। तो मेरा कार्ड कोई नहीं आया। अभी 5 महीने से ज्यादा गुजरे। तो पूछना ये था कि वहाँ फिंगरप्रिंट तो नहीं देने पड़ते थे, वो तो खाली वो उन्होंने तस्वीर मांगी थी। तो सर मैं परेशान हूँ, मेरा कार्ड नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच जी। देखें, पहली तो बात है अभी तक उन्होंने आपको डिसीजन दिया है या नहीं दिया है, बिकॉज दो चीज़ें। अगर आप फ़ोन रखते हैं प्लीज़ और मेरा जो बात है वो टीवी पे सुन लें, बड़ी मेहरबानी। देखें, पहली बात है कि अगर उन्होंने आपको डिसीजन दे दिया, मीनिंग उन्होंने आपको एक ख़त लिख दिया जिसमें बोला है कि जी वेल डन, आपको वीज़ा मिल गया है और कार्ड अगले 10 दिन या 15 दिन नॉर्मली उसमें लिखा होता है उसमें आ जाएगा। अगर वो डिसीजन आपके पास है और वो कार्ड अगले 10 दिन में आपके पास नहीं आया, तो होम ऑफिस ने एक सर्विस प्रोवाइड करके दी हुई है जिसमें आप क्लिक करके उनको चेस कर सकते हैं कि भाई मेरा BRP कार्ड अभी तक नहीं आया, आपने मुझे बोला है मुझे वीज़ा मिल गया। वो सर्विस बहुत अच्छी है और वो बहुत एक्टिवली वो सर्विस इवॉल्व करती है। मीनिंग अब जैसे ही अप्लाई करते हैं हलचल मच जाती है और एकदम आपका या कार्ड आ जाता है या वो बताते हैं जी हमने इस डेट को कार्ड भेजा था, पता नहीं किधर है, फिर आप ढूंढते फिरते हैं कि कार्ड किधर गया, लेकिन एकदम पता चल जाता है। तो कहने का मतलब है पहला स्टेप है कि क्या आपको डिसीजन आया है जिसमें लिखा हो कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, तो फिर कार्ड मंगवाना इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन अगर अभी तक उन्होंने आपको डिसीजन ही नहीं दिया तो इसका मतलब ये कि अभी तक उन्होंने आपके वीज़े के ऊपर डिसाइड नहीं किया है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक होम ऑफिस अपना डिसीजन नहीं लेता। एक बात मैं लोगों को समझा दूं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमें फिंगरप्रिंट्स देने को नहीं बुलाया गया। उसकी वजह ये होती है कि कुछ लोगों के फिंगरप्रिंट्स होम ऑफिस के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और अगर होम ऑफिस समझता है कि आपको दोबारा फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको एक ईमेल भेजता है जिसमें वो कहता है कि किसी भी मोबाइल फ़ोन से अपनी तस्वीर खींच लें और हमें इस लिंक पर ये तस्वीर भेज दें, क्योंकि वो उसी तस्वीर को फिर बायोमेट्रिक कार्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ उन्होंने आपको डिसीजन दे दिया आपके हक़ में और कार्ड नहीं आया, तो उसका बड़ा आसान हल है कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके वो अप्लाई करें, कार्ड एकदम आ जाएगा। लेकिन अगर आप अभी उस स्टेज पे हैं जहाँ उन्होंने सिर्फ आपसे तस्वीरें मांगी और अपना डिसीजन ही नहीं लिया, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और येस, कभी कभी उसमें 5, 6, 7 महीने भी लगते हैं कोविड की वजह से। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से वो वेट करते करते या टीवी सुन रहे हैं या कॉल कट गई। अभी मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक पे जाने का टाइम आ गया है। सो इंशाल्लाह ताला अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे वापस आके आई टेक सम मोर कॉल्स। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप इस शो को सोशल मीडिया पे देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह मैंने बोला ब्रेक पे जाने से पहले कि आई होप अगर आप कॉल्स कर रहे हैं तो ध्यान टेलीफोन पे दें, टीवी पे बस पे ना प्लीज़ जो आप सुन लें। तो अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। तारिक भाई, आपसे पूछना था कि मेरे स्पाउस के लिए मेरी एप्लीकेशन 9 मंथ से एप्लीकेशन सबमिट हुई है, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आ रहा। और लास्ट मंथ उन्होंने कुछ पेपर्स लिए थे और उस बात को भी 5 वीक्स हो गए हैं, तो अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन लेटर या उनकी तरफ से कोई लेटर नहीं आया होम ऑफिस का। जिस तरह मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूं कि आप अपने एमपी से रुजू करें और एमपी होम ऑफिस को चेस करें, लेकिन आजकल कोविड की वजह से एमपीज़ ने भी एक स्टेप पीछे लिया हुआ है क्योंकि होम ऑफिस बहुत ज़्यादा बिजी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि प्लीज़ थोड़ा सब्र से काम लें, बिकॉज़ आजकल कोविड की वजह से होम ऑफिस भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। वरना अगर आप फिर भी कुछ करना चाहते हैं तो अपने एमपी से रब्ता करें और एमपी से बोलें कि होम ऑफिस को बोलें कि जी हमारी एप्लीकेशन जल्दी डिसाइड कर लें। लेकिन मैं अर्ज़ ये कर दूं कि आजकल काफ़ी हद तक एमपीज़ ने भी एक स्टेप पीछे लिया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है कि मुल्क में और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। दिस इज़ देयर व्यू। तो आई नो आपको भी ये दिल करेगा कि भाई मुझे वीज़ा जल्दी से जल्दी मिल जाए, बट इंशाल्लाह ताला इतना टाइम गुजर गया, करीब कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए आपके लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी सर, मैंने आपसे मेरे छोटे छोटे दो सवाल ने। हाँ जी सर, मेरे पास था, मेरी वाइफ यूरोपियन थी, तो मुझे ईयू सेटलमेंट से मैंने अपना अप्लाई करके इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाला कार्ड ले लिया था। ठीक है। 5 साल के बाद। तो अभी मेरे को 1 साल हो गया, तो अभी नेशनैलिटी का भी टाइम हो गया अप्लाई करने के लिए। तो अभी सर मेरी जो वाइफ है वो अगस्त में 2020 में वो अपने मुल्क चले गए थे यूरोप में जी। तो तब से वहाँ ही रह रहे हैं सर। तो अभी मसला ये बना हुआ है कि अभी पहली बात है कि अगर वो जो डिवोर्स लेते हैं तो उसमें कोई मेरी नेशनैलिटी में कोई मुसीबत तो नहीं आएगी, मतलब कि कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। पहला सवाल ये था सर। दूसरा ये है कि अभी वो डिवोर्स लेना चाहेंगे तो उनके जो भी बैंक डिटेल वगैरह है, मतलब वो सारे मेरे एड्रेस पे ही है जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी। तो उनको यहाँ आकर मतलब कि डिवोर्स लेना पड़ेगा मेरे से, तो एड्रेस उनको कौन सा देना पड़ेगा? ये वाला एड्रेस जहाँ मैं रह रहा हूँ वो वाला, या मतलब कि उनको वही एड्रेस देना पड़ेगा वहाँ जो रह रहे हैं, मतलब कि अपने मुल्क में? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आपकी एप्लीकेशन की बात है, आपके पास इनडेफिनेट है, 1 साल आपने वेट कर लिया है और अब आप अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपकी सेपरेशन है, डिवोर्स होने लगी है, होम ऑफिस से कोई मसला नहीं है। आपको बिल्कुल सच सच होम ऑफिस को बताना चाहिए। अगर आपकी सेपरेशन है तो सेपरेशन बताएंगे, कि डिवोर्स हो गई है तो वो बताएंगे। सिर्फ नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन पे उस वक्त फ़र्क पड़ता है जब, क्योंकि आपको पता है, मैं अक्सर बोल चुका हूँ कि एक कानून है कि जब आपको इंडेफिनेट मिले और आप मिनिमम 3 साल इस मुल्क में रह चुके हों और आपकी स्पाउस ब्रिटिश हैं, तो आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी डिवोर्स होगी है तो फिर वो लोग इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप उस कैटेगरी में नहीं आते। तो अब आपकी सेपरेशन हो गई है, डिवोर्स हो गई है, उसका आपकी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन से सिर्फ इस हद तक ताल्लुक़ है कि आपको वो चीज़ वहाँ लिखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है डिवोर्स की। देखें, वो बेहतर है आप किसी रेलिवेंट पर्सन से बात करें। ये हमारा शो इमिग्रेशन का है। बस इतना अर्ज़ कर दूं कि जो एप्लीकेंट होते हैं और वो अपना एड्रेस देते हैं जहाँ वो रह रहे हों, और जो
दूसरी साइड से होते हैं वो जब उनको नोटिस कोर्ट सर्व करती है उस एड्रेस पे, जिस एड्रेस पे एप्लीकेंट ने दी होती है, तो वो फिर अपने एड्रेस के हिसाब से उसको जवाब देते हैं। सो कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट अबाउट आप कहाँ रह रहे हैं, वो कहाँ रह रहे हैं। डिवोर्स दोनों एक टाइम पे नहीं डालते, एक बंदा पहले डालता है। तो जो बंदा डाल रहा है वो अपना एड्रेस देगा, वो चाहे यूके का हो चाहे अब्रॉड हो, सिंपल एज दैट। लेकिन मैं हम लोगों का शो उस फॉर्मेट का नहीं है, ना हम फैमिली लॉ की यहाँ कोई बात करते हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप रेलिवेंट लोगों से उसकी बात कर लीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, आपका प्रोग्राम बहुत ही मालूमाती है, बहुत उम्दा है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एक अच्छे इंसान है। थैंक यू वेरी मच। जी जी, मेरा एक सवाल है। मैंने खुद स्वीडिश नेशनल हूँ जी और पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है जी मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ था 2011 में। जी तो मैंने उसको अभी तक कोई भी जो नेशनलिटी है, आई मीन पाकिस्तानी भी नहीं है उसके पास कोई पासपोर्ट और ना स्वीडिश है जी। तो मैंने अगर उसका पासपोर्ट या रजिस्ट्रेशन उसकी करनी है तो उसका क्या तरीका कार होगा, वो किस कैटेगरी में आएगा? आया मैं उसका को पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर जो वाइफ है वो भी 17 में हुई है परमानेंट, और मैं भी 17 में परमानेंट हुआ हूँ, पर मैं रह काफी अरसे से पहले से रहा हूँ, जैसे 2009 से मैं इधर रह रहा हूँ। ओके, मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। देखें, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जहाँ तक बात है कि बच्चा किस तरीके से, आई प्रिज्यूम आपका ज़्यादा नुक्ता या आपका जो नज़रिया है कि बच्चा ब्रिटिश किस तरीके से हो सकता है, तो आपके पास बच्चे को ब्रिटिश होने के दो तरीके हैं। बच्चा क्योंकि इस मुल्क में पैदा हुआ है, जो बच्चे इस मुल्क में पैदा हो, पैदाइश के वक्त वो देखते हैं कि पेरेंट्स में से किसी एक के पास इंडेफिनिट है या नहीं, या ब्रिटिश नेशनैलिटी है या नहीं। बिकॉज अगर वो है तो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट इज़ ब्रिटिश सिटीज़न एट बर्थ, तो उसको सिर्फ फिर पासपोर्ट अप्लाई करने पड़ता है। आपने खुद अर्ज़ किया कि जी मुझे और मेरी वाइफ को 2017 में इंडेफिनिट मिला, यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ था आप लोगों के पास इंडेफिनिट नहीं था। बेशक आप यूरोपियन हो, बिकॉज उसको यूरोपियन पासपोर्ट मोस्ट लाइकली मिल सकता है, बट यहाँ का नहीं। तो अब आपके पास दो सूरतें हैं बच्चे को रजिस्टर करने के लिए। एक तो सबसे आसान है कि जब बच्चा पैदा हुआ था इंडेफिनिट माँ बाप के पास नहीं था, बाद में इंडेफिनिट हुआ है, तो उसके बाद एनी स्टेज पे बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है एज ए ब्रिटिश चाइल्ड। तो वो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन इज़ ऑलमोस्ट 1300 पाउंड्स की बॉल पार्क फिगर होती है, और फिर वो अबाउट 5 to 6 मंथ्स में बच्चे को एक सर्टिफिकेट दे देते हैं जो कहता है कि नाउ योर चाइल्ड इज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, और फिर आप उसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी सूरत हाल है आपके बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन की, वो ये है कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हों एंड कंटिन्यूसली इस मुल्क में रहें और एज 10 तक आ जाएं, तो वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक और पॉलिसी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन है कि जो बच्चा यहाँ 10 साल गुजार लेता है यहाँ पैदाइश के बाद कंटिन्यूसली बाय द वे, तो हम उसको नेशनैलिटी मतलब रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देते हैं एज ए ब्रिटिश सिटीज़न। तो आई थिंक बिकॉज वो 2011 में पैदा हुआ है आपका बेटा, तो आई डोंट नॉट नो 21 में कौन से मंथ में उसको 10 ईयर्स हो जाएंगे, बट बिकॉज वी ऑलरेडी इन 21, तो ये दो सूरत हाल हैं। बट अगर आप समझते हैं कुछ महीने बाद उसकी बर्थडे है 10th और आप उससे पहले अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बिकॉज अब आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, भाई पीर साहब से बात करनी थी। जी, अपना सवाल पूछ लें। जी, मैंने सवाल पूछना था। मुझे 20 साल हो गए आए हुए। जी जी, मैंने 20 साल का अप्लाई किया है। लास्ट मंथ मेरे 1 महीना हो गया फिंगर हुए को। जी, जब फिंगर देने गया था मेरा पासपोर्ट उन्होंने ले लिया था, फिर कब तक जवाब आ सकता है? देखिए, आजकल कोविड की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 महीने से 8 महीने बड़े आराम से लग सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आप बेहतर है कि थोड़ा सा सब्र कर लें। अलबत्ता ये आपके केस के लिए नहीं कह रहा, बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो 20 साल की एप्लीकेशंस डालते हैं, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि होम ऑफिस को 2 मेन चीज़ें चाहिए कि किस डेट को आप इस मुल्क में आए और उसके बाद कंटिन्यूसली आप 20 साल इस मुल्क में रह रहे हों। तो अगर आपके पास कोई स्टैम्प है पासपोर्ट के साथ, वो तो ब्रिलियंट हो जाता है, या आपने आते ही असाइलम किया था, होम ऑफिस के रिकॉर्ड में आप इस डेट को आए थे, तो वो तो अच्छी बात हो जाती है कि ये बात प्रूव हो जाती है कि आप
किस डेट को आए हैं। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता बिकॉज वो लॉरी के थ्रू आए होते हैं, तो फिर आपको दोस्त यार जो आपको जानते हैं 20 साल से, उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनकी विटनेस स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये भी राज़ी हों कि कल कोर्ट में आपके लिए आ सकते हैं बताने के लिए कि भाई मैं पिछले 20 साल से इसको लगातार देख रहे हैं, ये बंदा इधर ही इस मुल्क में रहता है। तो मुझे नहीं पता आपने कौन कौन से एविडेंसेस लगाए हैं। होप वो आपको पहली बारी में वीज़ा दे दें, आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत पेश ना आए। लेकिन सर आराम से 6 to 7 months 8 months स्टैंडर्ड लग जाते हैं, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है लेकिन एवरेज इतना टाइम लग जाता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, मेरे 2 सवालात है, अगर आप इसको क्लियर कर दें। पूरी पहला ट्राई सवाल तो ये है स्पाउस वीजा के बारे में ना जी, क्योंकि मुख्तलिफ वकील जो मुख्तलिफ राय है, लेकिन दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। या जब हम स्पाउस वीजा का ILR के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो वो अर्निंग मिसाल के तौर पर कोई जॉब करता है, ठीक है, सैलराइड, और डेट एप्लीकेशन उसकी जॉब हो, फिर 10-15 दिन की बाद सपोज जॉब खत्म हो जाती है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स डेट एप्लीकेशन स्पाउस ILR, कुछ वकील कहते हैं कि नहीं, द जॉब मस्ट कंटिन्यू। या तो इसको क्लियर कर दें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर कोई काम करता हो CIS कंस्ट्रक्शन स्कीम में ना, ठीक है, तो पेज नंबर 31 अपेंडिक्स FM में उसमें लिखा है कि यू कैन शो द इज अ सैलराइड इनकम, या उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, CIS को। लेकिन उसमें ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो डेली वो काम होता है इस तरह ना, तो उसमें लिखा है कि सैलराइड इनकम उसको काउंट करेंगे या अनसैलराइड, उसको मतलब कौन सा काउंट करेंगे। सैलराइड उस डॉक्यूमेंट में तो लिखा है सैलराइड करेंगे, लेकिन हम वो तो डेली वेजेस होते 10 यानी फ्लक्चुएटेड इनकम है ना, तो कैन वी काउंट एज अनसैलराइड। और दूसरा ये है कि मतलब है कि हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दिसंबर में 15-20 वीक ऑफ थी जी, तो अगर वो सैलराइड होगा तो बड़ा ट्रबल हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सप्लेन कर दे तो बड़ी मेहरबानी। ऑलराइट, देखिए पहले का तो कोई मसला नहीं है। आई डू नॉट नो इसको आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया, बिकॉज डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपने रिक्वायरमेंट को मीट करना होता है। तो अगर डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आप अपनी सैलरी दिखा रहे हैं कि जी एप्लीकेशन से 6 महीने पहले या 1 साल पहले ये मेरी सैलरी 18,600 बनती है, तो वहीं आपका मसला हल हो जाता है। तो उसमें ये बाद में अगर किसी वजह से आपको फर्लो कर लिया जाता है या आपकी सैलरी रुक जाती है, तो वो अगर खुदा न खास्ता आपके केस रिफ्यूज़ और अपील में जाके मे बी रेलिवेंट पॉइंट हो, अगर डिपेंड करता है आपका केस रिफ्यूज़ क्यों हुआ है, लेकिन जो आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करनी है वो एप्लीकेशन से पीछे वाली डेट पे करनी है। तो इसलिए अगर आपने एक दफ़ा एप्लीकेशन डाल दिया और उसके बाद आपकी सैलरी को कुछ होता है तो उसका उस एप्लीकेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज आपने जो एप्लीकेशन के वक्त प्रूव करना होता है कि पिछले 6 महीने या 12 महीने में मेरी ये सैलरी पूरी थी। अब आ जाते हैं CIS स्कीम के अंडर। तो ज़्यादातर CIS लोग जो होते हैं वो अपनी पूरी 12 महीने की इनकम को दिखाते हैं और वो बड़े आराम से, अगर बीच में कोई गैप भी है कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जितने मैं CIS में लोग देखे हैं बड़े आराम से जब उनकी 12 महीने की सैलरीज़ को ऐड किया जाता है वो 18,600 से बड़े आराम से ऊपर हो जाती है और अक्सर उसमें 2-3 महीने का गैप भी होता है। दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये भी हो सकता है कि आप पूरी 12 महीने की दिखा रहे हैं लेकिन उसमें 3 महीने बीच में मिसिंग है बिकॉज वो आपका कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही थी, आप कॉन्ट्रैक्टेड नहीं थे उसके अंदर, तो वो आप अपने कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर दें और अपनी 8 पे स्लिप साथ लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर 8 पीछे रह जाती हैं, लेकिन जब आप 8 को टोटल करेंगे, प्रीटी श्योर बीइंग इन अ CIS स्कीम का आपकी वो 18,600 से ऊपर ही होगी इनकम, क्योंकि ज़्यादातर जो बिल्डिंग साइट्स पे काम होता है उस पर रीजनेबली अबव एवरेज पैसे मिलते हैं लोगों को, तो इसलिए देखने में आया है कि उनकी 7 पे स्लिप्स को भी ऐड करें तो 18,600 से ऊपर उनका अमाउंट बड़े आराम से बन जाता है। आई एम टेकिंग ए बिग अजम्पशन, मैंने आपकी रसीदें नहीं देखी, बट बिल्कुल 12 रसीदें साथ लगा दें। ये ना देखें कि बीच में 2-3 मिसिंग हैं, वो 12 की जितनी 12 महीने की रसीदें देखेंगे, उनमें अगर से 12 महीने में आपकी सिर्फ 8 या 7 रसीदें हैं, वो उसी को टोटल करके देख लेंगे कि 18,600 पूरा बन रहा है या नहीं। सो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने बाकी पेपर आपके तो किसी ने भी नहीं देखे, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूँ, जो आपने बात की उसी की बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अपना सवाल पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ 10 ईयर से यहाँ पे रह रही है और मेरी एक बेटी भी, तो उनका हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? ऑलराइट,
सर उसके लिए यही होता है, अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं तो वो आप ऑनलाइन जाके एप्लीकेशन करते हैं, इंग्लिश एंड लाइफ इन द यूके करना है आपने, और जो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसी के अंदर आगे जाके आप उसी प्रोसेस के थ्रू अपनी फ़ीस भी देते हैं, और वो चेकलिस्ट भी निकल आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने होम ऑफिस को जमा कराने हैं, किस तरीके से जमा कराने हैं, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर आपको बता देते हैं। अब इससे ज़्यादा मुझे क्लैरिफाई नहीं है कि आप क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी शुरू करेंगे, हर स्टेप के अंदर वो आपको गाइड करेगा और उसी तरीके से आपने सारा कुछ करना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके ना भूलिएगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल। आप कितना ठीक ठाक हो सब? बिल्कुल खैर नाल, थैंक यू सर। भाजी मैं आपकी एडवाइस लेके केस पाया सीगा ह्यूमन राइट्स का। पहले तो मैनू फी वेवर भी मिल गई सीगी ते मैं एप्लीकेशन भी डाल दी सीगी जी, पर मेरे को तू भी है नहीं, मैंने फोन पे ही जवाब दे देना। सॉरी, मैंने फिंगरप्रिंट का लेटर भी आ गया है, उससे लिखा है डियर मिस्टर सिंह इन द यूके स्टे दिस लेटर जी। मैं फिंगरप्रिंट दिया मैं जाके आने। ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की। मुझे शुरू में आपकी बात समझ नहीं है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट का लेटर है वो मैंडेटरी आपको फिंगरप्रिंट देना, बिकॉज अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं देंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं देंगे। आपकी एप्लीकेशन में मेरिट क्या है वो मुझे नहीं पता, ना उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, बिकॉज ये शो का फॉर्मेट है सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का। लेकिन सर अर्ज़ यही है कि अगर आपको फिंगरप्रिंट का लेटर आता है तो प्लीज़ फिंगरप्रिंट दें, वरना वो आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं करेंगे। अभी मुझे बताया जाता है कि हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, अभी हम लोग इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक पे वापस आके आई एम गोना टेक सम मोर कॉल्स, जो हमारा आखिरी सेशन होगा। सो इंशाल्लाह ताला आई सी यू आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। यस। अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जो आप सुन लें। हेलो, ये आप पूछो। हेलो 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 जी। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछ लें। जी जी, मैं 2015 में अपने स्पाउस वीजे पे यहाँ पे आया था। जी जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी, मैं 2015 में अपने स्पाउस वीजे पे यहाँ पे आया था along with my children जी and I'm a doctor in NHS. जी। So due to some reason in 2019 I changed my visa from a spouse visa to NHS visa. जी। तो ILR जो मुझे इस साल मिलना था वो मुझे मेरे ख्याल से एक्सटेंड हो गया। Is there any other way that I can get an ILR earlier? All right, thank you so much for your call. Unfortunately, if you had stayed on your spouse visa, you could have attained your ILR on the basis that you've lived in this UK on 60 months on a spouse visa. Now, when you switch from a spouse visa and you switch to any other category, which in your case you switch to your own main category, probably point-based system, so now probably you will have to finish 5 years under that point-based system visa for you to then attain your indefinite leave to remain. I mean, obviously, I do not know exactly the time frame upon which you transferred, but if before the expiration of your 5 years, if you've completed 10 years of lawful residence in the country, then obviously you don't have to wait for your point-based system visa to expire on the anniversary of your 5th year visa. You could just simply go ahead and make a settlement application on the basis of long residence. Now, in terms of settlement application, the two routes you could apply settlement is the 5-year and the 10-year. Now, the issue with the 5-year is that the period must be continuous. So if you were on a spouse visa and then you deviated and you say moved into long point-based system application, now if you then after 2 years even go back on the spouse visa, your continuous residence of that spouse visa is broken, so your clock will go back to 0. So another example is a lot of people I know who are on a 10-year route for the first 2.5 years, and then they switch to the 5-year route, thinking the first 2.5 years would be calculated, and after 5 years they could apply for settlement. That's not the case. The clock then resets itself. So you've been in the country for less than 5 years, and for some odd reason, rather than applying for your settlement on a spouse
visa application for various reasons, you switch to a point-based system application. So your clock resets. So now you have to complete your 5 years on a point-based system visa unless before the expiration of the 5 years you complete your 10 years lawful residence in the country. So ये चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है. So unfortunately there is no shortcut as such. Thank you so much आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैंने आपसे पूछा था कि मेरी एप्लीकेशन को 9 मंथ हो गए हैं, तो क्या करना चाहिए? क्या हम ऑफिस ईमेल कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि एमपी तो हमने एमपी से किया था ईमेल, बट उनके तरफ से कुछ भी नहीं आया. तो क्या करना चाहिए? मैं बहुत परेशान हूँ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. देखिए क्योंकि हमारे लॉयर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ईमेल भी नहीं करनी चाहिए होम ऑफिस में, वो माइंड करेंगे या वो कहेंगे अपना वीज़ा ख़त्म करवा दें. तो बहुत प्रॉब्लम में है, तो प्लीज़ कुछ बता दें आप. ऑलराइट, देखिए मैं आप शायद फ़ोन रख दें, मैंने बिल्कुल जवाब दिया था कि प्लीज़ सब्र से काम लें. कोविड की वजह से आजकल बहुत टाइम लग रहा है और बिल्कुल एमपीज़ पहले एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, आजकल एमपीज़ भी नहीं हो रहे बिकॉज कोविड की वजह से उन्होंने एक स्टेप पीछे ले लिया है. तो प्लीज़ सब्र से काम लें, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अपने कानूनी तौर से सारी चीज़ें पूरी की हैं तो आपको बिल्कुल वीज़ा मिलना चाहिए. बस थोड़ा पेशेंटली सब्र से काम लें. और इस बात से होम ऑफिस नहीं घबराता कि आप उनको ईमेलें कर रहे हैं अपडेट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उससे होम ऑफिस को कोई इशू नहीं है. तो उस पर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो बिल्कुल ईमेल कर दें. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर तारिक बात कर रहा हूँ जी. मेरी पार्टनर इधर आई थी फियांसे वीज़े पे जी. तो उनको 6 महीने का वीज़ा मिला था जी. तो वो कोविड की वजह से वो जाहिर है जो हमने अपना शादी इधर करनी थी तो वो फिर क्या वक्त पे नहीं हो सके क्योंकि काउंसिल ने अपना वो बैन कर दिया था. जी जी. तो फिर हमने उनकी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था जी. यानी कि अपना वीजा की एक्सटेंशन के लिए. जी. अभी ये डिसीजन नहीं हुआ था, फिर जाहिर काउंसिल ने लिफ्ट कर लिया यानी कि अगस्त के मिडल में जी. वो जो शादी के लिए बैन था. जी. तो वो फिर क्या कहते हैं जब हमने शादी कर ली तो दोबारा अप्लाई किया था हमने यानी कि उसी एप्लीकेशन को वेरी किया आपने. हाँ जी, जिसे कहते हैं ना स्पाउस वीजा के लिए. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें जो लोकल आया था ना हमारा इंग्लिश, तो उन्होंने कहा था कि इस सिलसिले में क्योंकि अभी उनका डिसीजन नहीं हुआ तो आपकी फीस भी वापस हो सकती है जो भी है. जी. जब हमने सेकंड टाइम अप्लाई किया तो इसको अभी ना 5 महीने तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं. जी. तो व्हाट डू थिंक डिड we have to be involved the local solicitor. I think so it's not a straightforward case because एक तो ये है कि वीजे का हम वेट कर रहे हैं, सेकंड ये we waiting for the refund fees, ओके, थैंक यू. देखें अभी जिस स्टेज पे आपका केस है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. होम ऑफिस खुद एक्सरसाइज करके आपको बता देगा कि क्या अगला स्टेप है. अगर आपने किसी वजह से कवरिंग लेटर में मेंशन नहीं किया कि हम अपनी पुरानी एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं और हम सिर्फ इस एप्लीकेशन को जमा करना चाहते हैं, तो होम ऑफिस आपको ईमेल करके पूछ भी लेगा कि अभी हमारे पास 2 एप्लीकेशंस आपकी पड़ी हुई हैं, आप कौन सी वाली एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं. तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आपका नहीं है. आपने हर स्टेप बिल्कुल ठीक तरीके से किया है. अब आप सिर्फ वेट करें कि होम ऑफिस आपसे रब्ता करे. और अगर किसी वजह से आपने अपनी जो स्पाउस एप्लीकेशन है उस पर क्लियरली कवरिंग लेटर पे ये नहीं लिखा कि मैं अपनी पुरानी एप्लीकेशन को विड्रॉ करता हूँ और इस एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए, अगर क्लियरली ये नहीं लिखा अपने कवरिंग लेटर में, तो फिर होम ऑफिस आपसे रब्ता करेगा और पूछेगा आपसे कि 2 एप्लीकेशन हमारे पास पड़ी हैं, आप कौन सी वाली एप्लीकेशन को कंसिडर करवाना चाहते हैं. सो बिल्कुल आपने सब कुछ सही किया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है. यू जस्ट हैव टू वेट होम ऑफिस के डिसीजन का. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर जी आपसे अभी बात होगी, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे प्रोग्राम कर रहे हो जी. वो क्वेश्चन दोबारा अगर मैं पूछ रहा हूँ, आपने बता दिया कि आफ्टर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर द स्पाउस वीजा या ओके, अगर मैं उसके बाद कंस्ट्रक्शन में अपनी जॉब 10-15 दिन के बाद चेंज करता हूँ, सपोज मैं कैटेगरी ए में अप्लाई करता हूँ थ्रू CIS, 15-20 दिन क्योंकि उसमें पता नहीं चलता, अगर मैं जॉब चेंज करता हूँ ना, दैट शुड नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन माय एप्लीकेशन. इसको अगर आप प्लीज एक्सप्लेन करें तो मेहरबानी भी. ओके,
सर मैं अब माइंड ना करें, मेरे ख्याल से डू अपोलोजाइज़ अगर मैं पहले क्लियर नहीं था। आप जब एक दफ़ा एप्लीकेशन डाल देते हैं, ये डेट ऑफ एप्लीकेशन है, तो उन्होंने जो इनकम को देखना होता है वो इससे पीछे वाली डेटों पे देखना होता है। इसके बाद क्या होता है वो इररेलेवेंट है इस एप्लीकेशन डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अलग बात है कि किसी वजह से अगर ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज़ हो जाती है और इधर जाके कहीं आपको अपील करनी पड़ती है, फिर इन सर्टन केसेस, अगेन आपके केस में नहीं, इन सर्टन केसेस, और मुझे नहीं पता कि आप ह्यूमन राइट पे भी रिलाई करें या नहीं, फिर ये वाली इनकम रेलिवेंट हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ नहीं। तो कहने का मतलब है कि इट इज़ अ वेरी, आप समझ लें, फैक्ट सेंसिटिव मैटर कि ये वाली इनकम रेलिवेंट होगी या नहीं अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर। लेकिन अगर आप बाद में जॉब छोड़ते हैं, जॉब का फर्लो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो होम ऑफिस फिर भी आपकी जो इनकम देख रहा है वो डिसीजन से पहली डेटों की देख रहा है। सिंपल एज दैट। आई डू नॉट नो कि क्यों आपको थोड़ी इसके अंदर कन्फ्यूजन हो रही है, बट आई डू अपोलोजाइज़ अगर मैं पहले क्लैरिफाई ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको नहीं कर सका। थैंक यू सर आपकी दोबारा कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैंने आपसे पूछना था कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ और मेरे फादर और मदर इधर मेरे पास हैं यूके में, और उनके पास विजिट वीज़ा है, और मेरे फादर का जो वीज़ा है वो 18 मंथ्स का है और मदर का ऑलमोस्ट 7 मंथ्स का है, क्योंकि उनका पहले अप्लाई किया था जी। तो मेरे फादर 64 इयर्स ओल्ड है और वो नेक्स्ट ईयर रिटायर 65 हो उनकी एज हो जाएगी जी। और उनके डिसेबल है, उनके टांग में प्रॉब्लम है, उनसे चला नहीं जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उनकी परमानेंट एप्लीकेशन कर दूँ ताकि वो इधर मेरे पास ही रह सकें, क्योंकि पाकिस्तान में वो कंडीशन नहीं है उनके, सूटेबल नहीं है उनके लिए। तो जो उनके पास करंट वीज़ा है जो कि विजिट वीज़ा है, क्या मैं इसके ऊपर ही एक और एप्लीकेशन कर सकता हूँ, और उसको करने का क्या तरीका होगा और उसकी क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी? प्लीज़ ज़रा उसका मुझे एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखें, नॉर्मली जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जो वीज़ा अप्लाई होता है वो एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा होता है। उसकी बड़ी क्लियर शराइत हैं, जिनमें से जो 4 मेन शराइत हैं वो ये हैं कि इल हेल्थ, एज की वजह से वो अब अपने डे टू डे काम परफॉर्म नहीं कर सकते और इसकी वजह से उनको अब केयर की ज़रूरत है और आप वो केयर देना चाहते हैं। इट डज़न्ट मैटर क्योंकि एज 65 है, इट डज़न्ट मैटर कि आप उनको पैसे भिजवा रहे थे, बिकॉज वो लॉ अब चेंज हो गया 2012 के बाद। सेकेंड ये होता है कि कोई और फैमिली मेम्बर वो केयर नहीं दे सकता। थर्ड होता है कि आपके पास इधर थर्ड ये होता है कि उसी मुल्क में जहाँ वो रहते हैं कोई और अरेंजमेंट उसकी नहीं हो सकती। और फाइनल होता है कि इस मुल्क में आपके पास एडिक्वेट मेंटेनेंस एंड अकोमोडेशन है कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ रख सकते हैं। एडिक्वेट मेंटेनेंस का एक बड़ा सिंपल फार्मूला होता है, वो आप बाद में मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोग एडिक्वेट मेंटेनेंस को आराम से और अकोमोडेशन को पूरा कर लेते हैं। जो मेन इशू होता है वो पहली रिक्वायरमेंट का होता है जो मेडिकल होता है। अब ये जो पेरेंट्स के लिए, एल्डरली डिपेंडेंट के लिए जो वीज़े हैं ये एंट्री क्लियरेंस वीज़ेज़ होते हैं। इनमें आपको डायरेक्टली इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है जो बाद में रिमेन में स्विच हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई, और आई थिंक मुझसे कल भी किसी ने बात की तो मैं उनको यही समझा रहा था कि उन्होंने कहा तारिक भाई मेरे पेरेंट अब इधर हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका इधर से एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करूँ, तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो हम ज़रा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अभी मुझे आज सुबह तो नहीं पता, सो आई हैव टू चेक दैट, लेकिन लास्ट वीक तक होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे ये बोला हुआ था कि कोई भी ऐसा वीज़ा जिसके लिए आपको कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है, आप वो वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मैं काफ़ी लोगों को जो जानता हूँ जो यहाँ विजिट वीज़े पे आए थे, उन्होंने यहीं से स्विच किया स्पाउस के ऊपर, बिकॉज उस वक्त होम ऑफिस की पॉलिसी थी कि अगर आप कंट्री नहीं छोड़ना चाहते कोविड की वजह से तो यहीं से अप्लाई कर दें। मुझे ये नहीं पता कि आज सुबह भी होम ऑफिस की ये पॉलिसी है या नहीं, बिकॉज अगर ये पॉलिसी है तो आप एक चीज़ तो होम ऑफिस को कह सकते हैं प्रैक्टिकली कि जी एल्डरली डिपेंडेंट वीज़ा में अप्लाई कर रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, उनको वापस अपनी होम कंट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी अपनी पॉलिसी ये बात बोल रही है। अगर ये पॉलिसी अभी भी, आई हैव टू चेक दैट, बट एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि जी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई कोविड की वजह से अगर कोई यहाँ आया हुआ है विजिट वीज़े पे भी। अभी इशू एक और भी है कि वो जो एप्लीकेशन है जिस पे इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है, वो एप्लीकेशन पे लॉगिन करके अगर आप लिखें ना कि जी मैं तो रहता ही नहीं हूँ
होम कंट्री में, तो वो एप्लीकेशन आगे नहीं जाती। तो इन अदर वर्ड्स आपको ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और उसमें होम ऑफिस को कहना पड़ेगा कि जी ऑल्दो मैं ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डाल रहा हूँ लेकिन अंडर दिस इमिग्रेशन रूल डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं वो वाली एप्लीकेशन बाहर से डाल नहीं सकता बिकॉज पेरेंट्स मेरे बाहर हैं नहीं। तो ये थोड़ी सी एक आप समझ लें टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ जाती है कि होम ऑफिस इस एप्लीकेशन को फिर किस तरीके से देखेगा। तो इन शॉर्ट यस आप डाल सकते हैं सब्जेक्ट टू कि पॉलिसी अभी भी होम ऑफिस की वेबसाइट पे है या नहीं, एंड ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैव टू बी देयर। और सेकंड प्रॉब्लम ये है कि असल वाली एप्लीकेशन नहीं डाल रही जो, क्योंकि वो एंट्री क्लियरेंस की है। आप यहाँ ह्यूमन राइट वाली डाल के बोलेंगे कि उन रूल्स के तहत कंसिडर करो बिकॉज वो वाली एप्लीकेशन मैं इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स ओवरसीज़ नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये कभी हम जनरल बातें कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से बात करके इसके ऊपर फर्दर क्लैरिफिकेशन ले लें। अब मुझे बताया जाता है कि हमारा शो इख्तिताम पे आया है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं, एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी। अल्लाह हाफिज़।